हेलो एवरीवन, वेलकम टू वारुम क्लासेस। मेरा नाम है रोहित मुदगिल। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पेन को चूज कर लेते हैं। बताओ कौन सा लेना है। जय श्री राम, जय श्री राम। सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ इज ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ। अर्थ एक सिर्फ ऐसा प्लेनेट है जिसके पास लाइफ है। हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, आपको भी पता है, कॉमन सेंस की बात है। छोटे बच्चे नहीं हो, अब तुम क्लास 6 में हो गए हो। जो हमारी अर्थ है ना, सिर्फ ये ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, और कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। मार्स पर हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, क्या पता कुछ साल बाद मिल जाए तो वहां पर हम रहने भी लग जाए, ठीक है। सो ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब ये क्या कहता है कि लाइफ कैसे पॉसिबल है, ये बात बताओ। आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए लैंड जहां पर आप रह सको, वाटर पानी पीने के लिए, एयर। अब आप बताओ, अगर आप सांस नहीं ले पाओगे तो मर जाओगे, पानी नहीं मिलेगा तो भी मर जाओगे, खाना नहीं मिलेगा तब भी मर जाओगे। तो यहाँ पर लैंड है, लैंड की वजह से हम क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, खाना मिल जाता है हमें। तो अर्थ जो है यहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं, लैंड, वाटर, एयर, जिसके कारण हम जी पाते हैं, ठीक है। द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कैसे? इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। ये हम नेक्स्ट की स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं। अभी बताऊंगा तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारी क्लियरिटी के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो अर्थ जो है ना, वो कॉम्प्लेक्स है, वो तीन मेन कंपोनेंट से बना है, वो जो अगली स्लाइड में अभी मैं बताने वाला हूँ। द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। चलो, अगर यहाँ पर समझ में आ रहा है ना तो यहाँ पर समझ लो, वरना वहां पर एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, एनिमेशन से या फिर फोटो से। देखो, गैसियस पार्ट है, सॉलिड पार्ट है और लिक्विड पार्ट है। तीन, ये जो कंपोनेंट्स की बात कर रहा है ना, तीन पार्ट कंपोनेंट से बनी है हमारी अर्थ। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या है, लिक्विड में क्या है, गैस में क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अब जहां पर हम रह रहे हैं, जो सॉलिड पार्ट है, जैसे रॉक्स हैं, जो हमारी धरती माता जो जिसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लिथोस्फेयर, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लिथोस्फेयर। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज एटमोस्फेयर। अभी हवा है या फिर हमारे से ऊपर जो एक गैस का गोला बना हुआ है ना, उसे हम एटमोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। बहुत सारी गैसेज हैं आपके एनवायरनमेंट में। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, बहुत सारी है, ठीक है। वो जो मीथेन वगैरह है वो 1% से भी कम है, ठीक है। वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। अब क्या बचा? देखो, सॉलिड था, लिथोस्फीयर में चला गया, गैस का था, एटमॉस्फेयर में चला गया, अब क्या बचा? पानी, वाटर, तो वाटर चला गया हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है। तो सॉलिड पार्ट हो गया हमारा लिथोस्फेयर, गैसियस पार्ट हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, और पानी वाला पार्ट हो गया हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेज व्हाट वाटर इन ऑल फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। अब वाटर, पानी जो है ना, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आइस में हो। अब ये मत बोल देना कि भाई आइस तो सॉलिड है, तो सॉलिड आपने बताया है कि लिथोस्फेयर, वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी। पानी जो है वो किसी भी फॉर्म में होगा, वो हाइड्रोस्फेयर में ही आएगा। आइस सॉलिड है, हाइड्रोस्फेयर। वाटर लिक्विड है, हाइड्रोस्फेयर। वाटर वेपर्स जो गैस की फॉर्म में होती हैं वो भी हाइड्रोस्फेयर। पानी से रिलेटेड जो भी चीज है सारी हाइड्रोस्फेयर में आएंगी, ठीक है। द बायोस्फेयर इज द नैरो जोन where we find land, water and air together which contains all forms of life। अब क्या है, देखो, ये सॉलिड पार्ट हो गया लिथोस्फेयर, ये लिक्विड पार्ट हो गया हाइड्रोस्फेयर, ये गैसियस पार्ट हो गया एटमॉस्फेयर। अब ये तीनों चीजें जहां पर मिल जाती है ना, उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, ये हमने समझ लिया। इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथो मींस स्टोन्स, लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर को जैसे ना, देखो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर को तोड़ो, लिथोस और फेयर या फिर स्फेयर, लिथोस्फेयर। अब ग्रीक में क्या होता है, लिथोस एक वर्ड होता है जो जिसका मतलब होता है स्टोन। तो स्टोन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग या फिर सॉलिड, तो वहां से इसको कनेक्ट किया है। एटमोस का मतलब होता है वेपर, वेपर मतलब गैस की फॉर्म में, तो वो एटमोस्फेयर वहां से लिया गया है। इसमें होता है हुड्रो, हाइड्रो नहीं, हुड्रो, हुड्रो मींस वाटर। तो ग्रीक में जो है ना ये वर्ड्स हैं, वहां से इनको कंबाइन करके ये वर्ड्स बनाए गए हैं। तो ये सब था इस स्लाइड में। अब बात करते हैं व्हाट इज लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर, ठीक है।
चलो लिथोस्फेयर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज लिथोस्फेयर? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अब आपको डेफिनेशन लिखनी है तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो, और जो कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है ना उसके लिए क्वेश्चंस आएंगे, उसको सोल्व करना है। इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉलिड सोइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स व्हिच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है ये? अर्थ की क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सोइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स व्हिच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। लिथोस्फेयर के अंदर क्या क्या होता है भाई साहब बताओ? अर्थ की क्रस्ट और एक थिन लेयर ऑफ सोइल, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। अब ठीक है, अब मेजर डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस के डिवीजन को पढ़ते हैं। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स, द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन्स। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्या जो ओशियन के नीचे जो लैंड है वो लिथोस्फेयर में आएगी? सोचने की बात है। देखो सॉलिड पार्ट बता दिया मैंने कि मान लो ये वाली है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये होगी लिथोस्फेयर, लेकिन यहां पर पानी है। अब पानी के नीचे भी तो लैंड होती है ना? देखा है ना आपने? स्विमिंग पूल मान लो, स्विमिंग पूल के नीचे लैंड होती है ना, ऐसे ही ओशियन जो है उसके नीचे भी तो लैंड होती है। अब ये वाली लैंड लिथोस्फेयर में काउंट होगी या नहीं होगी ये तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, ठीक है। और जो क्लास 6 के बच्चे हैं वो शांत रहें, इतना टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये थोड़े जो मैच्योर बच्चे हैं ना, या फिर जो थोड़े से टैलेंटेड होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। बाकी टैलेंटेड तो तुम भी हो, तभी तो पढ़ रहे हो। द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन्स। अब जो हमारी अर्थ सरफेस है ना वो दो बेसिस में पड़ी है। जो लैंड है हमारी, जिसे धरती बोलते हैं, ये होगी ये वाली, ये है कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड, और जो पानी वाली उसे हम बोलते हैं ओशियन बेसिन्स, ठीक है। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। अब आपको पता है जैसे कि ये हमारी धरती है, प्यारी धरती है, इसमें जो ओशियंस बने हुए हैं, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट्स मान लो, तो ये पानी जो है ना ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये तो है नहीं कि कोई मेजर कॉन्टिनेंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, जो पानी है वो कनेक्टेड है, तो ऑल द ओशियंस जो है ना वो कनेक्टेड है। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब एक बात बताओ, कोई जो पानी है, मान लीजिए इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, सॉरी, ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। अब इसको कोई डिवाइड ही नहीं कर रहा तो इनका लेवल भी सेम रहेगा। सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज 0। अब हम ये बोल देते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है ना 8848 मीटर है, 8848 मीटर। अब ये कैसे पता लगेगा कि भाई कहां से है, कहां जीरो कहां से है? तो हम जो हमारा ओशन होता है ना उसको, वो जो ओशन का लेवल है, अब बताओ ओशन का लेवल हर जगह सेम हो गया, सेम हो गया, तो यहां से हम 0 काउंट कर लेते हैं। और अगर हमें हाइट मापनी होती है किसी भी चीज की तो वो सी वाटर से लेते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ सी वाटर से हम अपनी हाइट को मेजर करते हैं, और जो सी वाटर है वो 0 मीटर से होता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल, ये मैंने आपको बताया। जैसे द हाईएस्ट माउंटेन पीक, जैसे 8848 जो हमारी माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे लिए कि हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, कितनी है, 8848 मीटर, ठीक है, जो है वो सी लेवल से अबव है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मतलब 11,022 मीटर्स जो है वो मरीना ट्रेंच है। मरीना ट्रेंच क्या है बताऊं? पैसिफिक ओशियन में ये है। जैसे अभी मैंने ये बात बताई ना आपको, जैसे कि ओशियन है, ये पानी हो गया। देखो पानी के लिए तुम्हारा अच्छे से लेते हैं, ये बताओ, देखो ये तुम्हारा पानी हो गया, ठीक है, ब्लू कलर वाला। अब ब्लू कलर के बाद अब पानी के नीचे भी तो लैंड है, अब यहां पर लैंड है, ठीक है, मान लो। तो जो सबसे गहरी लैंड है ना, जो जहां सबसे ज्यादा पानी है, उस एरिया को बोलते हैं मरीना ट्रेंच। द हाईएस्ट माउंटेन पीक होगी हमारी माउंट एवरेस्ट, लेकिन वहीं जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है, जहां तक मतलब ओशन जहां सबसे गहरा है ना, उस पार्ट को हम बोलते हैं मरीना ट्रेंच, जो कि 11,022 मीटर्स का है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब माउंटेन हो गया ये 8848, और सबसे ज्यादा डेप्थ होगी मरीना ट्रेंच। एडमंड हिलरी जो है न्यूजीलैंड की थी, और जो शेरपा थे, ठीक है, मैं शेरपा से याद किया मैंने, नोरगे शेरपा, टेंजिंग नोरगे शेरपा, जो इंडिया के थे, वो फर्स्ट मैन थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। सबसे पहले कौन चढ़े थे? नोरगे शेरपा और एडमंड हिलरी, ठीक है। और बेसिकली तुम ये भी बता सकते हो और इंडिया की ये बता सकते हो, बाकी दोनों इकट्ठे ही गए थे। माउंट एवरेस्ट को
माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ ऑन 29 मई 1853। जुंको ताबेई जो थी वो जापान की लेडीज थी, ठीक है, वुमेन थी मतलब, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई करी थी। इंडिया की कौन सी थी? बचेंद्री पोल थी शायद, हाँ ये बचेंद्री पोल। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में भी कि सबसे पहले किसने चढ़ाई करी। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि फर्स्ट फीमेल ने किसने चढ़ाई करी। फिर पूछ सकता है कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल कौन थी, ठीक है। तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल थी बचेंद्री पोल। जुनको ताबेई जो थी वो जापान की थी फर्स्ट वुमेन। और तेंजिंग नोर्गे शेरपा और एडमंड हिलरी जो थे वो फर्स्ट मैन थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं सबसे पहले ये बताओ। 7 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, मैंने बताया जैसे। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। अब ये कॉन्टिनेंट्स जो है ना, इनके बीच में पानी है, सभी को पता है। नहीं पता तो ग्लोब वाला चैप्टर देख लेना, मैप देख लो, ठीक है, मैप देख लो, इस तरीके का मैप होता है। ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर इंडियन ओशन। तो ऐसे ही जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सी से सेपरेटेड है। कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। आज थोड़ी तबीयत खराब है। तो कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ठीक है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ये है कॉन्टिनेंट्स। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब दिखाऊं मैं आपको एक चीज, जैसे हमारा प्यारा भारत है ना, ये हमारा प्यारा भारत जो है वो एशिया में लाई करता है, ठीक है। जैसे ये हमारा मैप हो गया वर्ल्ड का, ये हमारा प्यारा भारत, और ये ऐसे कॉन्टिनेंट, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इस टाइप का मैप है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अंटार्कटिका, यहाँ पे आर्कटिक, ठीक है, इससे कनेक्टेड है। सो इस टाइप का मैप है। तो ये क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा एरिया ना कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब ये इक्वेटर यहाँ से जाता है, इससे भी नीचे जाता है, इंडिया से भी नीचे जाता है, ठीक है, लाइन नीचे आएगी। तो जो सबसे ज्यादा एरिया ना वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ये बात बोल रहा है, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर क्या होता है, क्लास बना रखी है, जाके देखो, वरना बता देता हूँ नए आए हो तो। जो इक्वेटर होता है ना, इससे अबव वाला हिस्सा जो होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, और जो इक्वेटर से नीचे वाला जो साउथ पोल होता है 90 डिग्री पर, यहाँ से यहाँ तक का जो हेमिस्फीयर होता है इसे हम साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ पर 1/3 एरिया सिर्फ एशिया ले जाता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, रशिया जो है वो कौन से कंटिनेंट में लाई करता है, ठीक है, इसका आंसर दो। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ ये देखो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब जो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसके थ्रू पास करती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स। अब यहाँ पर ना सॉरी, एशिया और यूरोप के बीच में ना माउंटेन्स है बहुत सारे, और उन माउंटेन्स को बोलते हैं हम यूराल माउंटेन्स। जो यूराल माउंटेन्स होते हैं ना वो एशिया और यूरोप को डिवाइड करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। एक यूरोप है एक एशिया है, दोनों को मिला दिया तो यूरेशिया बन गया, ठीक है। इसको हम यूरेशिया बोल सकते हैं। वरना आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज यूरेशिया, तो आप बोल दो कि एशिया और यूरोप के जब कंटिनेंट मिलते हैं तो हम उसे यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो है ना छोटा बच्चा है एशिया के सामने। द कंटिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। अब ये ईस्ट में है तो ईस्ट में अगर ये है तो वो वेस्ट में है, ठीक है। अगर चिपका हुआ है ना चिपका हुआ है तो एशिया और यूरोप, तो ये ईस्ट में है तो ये वेस्ट में होगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो एशिया के वेस्ट में है इसे यूरोप बोलते हैं। द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। अब देखो यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है, और यहाँ पर पानी है, यहाँ पर आर्कटिक है। तो क्या कह रहा है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, एक साइड आर्कटिक में लगा हुआ है। तो ये थी यूरोप के बारे में। अब बात करते हैं हम अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका क्या है? अफ्रीका अपार्थाइड सिस्टम था यहाँ पे। अपार्थाइड सिस्टम आगे पढ़ोगे पॉलिटी में, अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है।
अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अब एशिया सबसे पहले पे आ गया, उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका भाई। अफ्रीका जो सेकंड नंबर पे आता है, इक्वेटर जो है और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब यहाँ से ऐसे गुजरती है, ठीक है। लैटिट्यूड जो है इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है पढ़ लिया ये भी हमने। A large part of Africa lies in north hemisphere। ये क्या बोल रहा क्या? A large part of Africa lies in north hemisphere। अब ये क्या बोल रहा है बताऊं, दिखाता हूं तुम्हें। देखो अफ्रीका जो है ना वो इस टाइप का है, यहाँ से 0 डिग्री नीचे। तो ये कहना चाहता है जो अफ्रीका का जो सबसे ज्यादा पार्ट है ना, जो ज्यादा पोर्शन है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो मतलब कि ये इस साइड से ना थोड़ा सा मोटा है और नीचे से थोड़ा सा पतला है। तो ये बात ये कहना चाहता है, आगे समझ। द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्मी जो है ना कौन से डेजर्ट में पड़ती है? सहारा डेजर्ट में पड़ती है। हमारे डेजर्ट का क्या नाम है? हमारे डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट, ठीक है, याद रखना। द कंटिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स ऑफ ओशियंस एंड सीज। अब ये है ना, यहाँ से भी पानी है, यहाँ से भी पानी है, यहाँ से भी पानी है और यहाँ से भी पानी है, ठीक है। जो अफ्रीका है वो हर जगह से पानी से घिरा हुआ है। हमारा इंडिया, हमारा जो प्यारा भारत है वो कितने साइड से है? वो 3 साइड से है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इसे बोलते हैं हम बे ऑफ बंगाल, इसे बोलते हैं हम अरेबियन सी और नीचे वाले को बोलते हैं हम इंडियन ओशन, ठीक है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर नाइल रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल है, जो कि अफ्रीका से फ्लो करती है। अब लॉन्गेस्ट नाइल है तो लार्जेस्ट और बताओ जल्दी से, सोच लिया? लार्जेस्ट कौन सी है? अमेजन, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया आ गया, फिर अफ्रीका आ गया, अब आ गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका आता है। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। सॉरी, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये साउथ, अरे मैं आ गया शायद, हाँ यहाँ बना देता हूँ। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर एक पतली सी लाइन से गया हुआ है, मैप देखना, वहाँ से कनेक्टेड है, उसे हम इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं इस्थमस ऑफ पनामा के, लेकिन अभी आप छोटे हो, क्लास 6 में ही हो, तो इसके बारे में इतना मत पढ़ो। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप यूपीएससी की कर रहे हो तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी कर लेना। 3 ओशियंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, यहाँ पर 3 सराउंडेड है। नॉर्थ अमेरिका जो है वो 3 ओशियंस से सराउंडेड है, ठीक है। साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ से इक्वेटर जा रही है तो ये मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। द एंड्स जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ बताओ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो एंड्स ऐसे हैं जो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। अब आप बोलोगे भाई साहब माउंट एवरेस्ट था सबसे बड़ा, तो लेकिन ये बोल रहा है रेंज। रेंज क्या होती है? जब माउंटेन्स जब ऐसे ऐसे बना देते हैं ना तो रेंज बना देते हैं, एक माउंटेन, दूसरा माउंटेन, तीसरा माउंटेन, चौथा माउंटेन, जब माउंटेन्स बहुत सारे हो जाते हैं तो इसे हम रेंज बोलते हैं। तो माउंटेन रेंज जो है ना वो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? वो एंड्स की है, एंड्स। मैं तो एंड्स बोलता हूँ, एंड्स, द एंड्स, ठीक है। तुम देख लेना तुम क्या बोलोगे। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर जो कि अमेजन है, ये मैंने बता दिया आपको। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन साउथ हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा सा प्यारा सा हेमिस्फीयर है, कंटिनेंट है जो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ऐसे यहाँ पर ऐसे इस टाइप का है। यहाँ पर न्यूजीलैंड है, ठीक है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज। अब एक बात बताओ मेरे को, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, न्यूजीलैंड जो है ना वो जो न्यूजीलैंड है स्पेलिंग आती है भाई, ठीक है। जो न्यूजीलैंड है वो कौन से उसमें लाई करता है ये बताओ मेरे को, ठीक है। 1 2 3, हाँ, न्यूजीलैंड जो है वो कहाँ पर लाई करता है ये बताओ, कौन से कंटिनेंट में? ये हाँ ये दिखा रहा था मैं, हाँ, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। अब ये मत सोच लेना कि ऑस्ट्रेलिया के पास है तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आएगा, या फिर एशिया में है या एशिया के पास है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना।
एंटार्क्टिका, क्या पता एंटार्क्टिका में आता हो, एंटार्क्टिका पास में हो, ठीक है। एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन द साउथ सदर्न हेमिस्फीयर इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कौन सा है बताओ जल्दी, एशिया, फिर अफ्रीका, ठीक है। ऐसे याद कर लो, जो कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन कर रहा है ना बच्चा, क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लेगा कि सबसे फोर्थ नंबर पे बताओ जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो फंसा लेगा तुम्हें। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। अब ये है ना, ये जो कॉन्टिनेंट है ये अर्थ के नीचे है ऐसे, तो जो साउथ पोल है ना वो इसके बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लगभग साउथ पोल जो है ना इसके सेंटर में है, ठीक है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट। अब एक बात बताओ, जैसे हमने पहले पढ़ा था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो क्या था, जो नदर्न हेमिस्फेयर का जो सबसे टॉप पार्ट है और जो सदर्न हेमिस्फेयर का जो सबसे टॉप पार्ट है, मतलब जो पोल्स वाला एरिया है, वहां पर सन की रेज नहीं पहुंच रही थी, सन की रेज नहीं पहुंच रही थी, तो वहां पर ठंड होगी, ठंड होने के कारण कुछ जो बिल्कुल जहां पर रेज पहुंच ही नहीं रही वहां पर आइस शीट होंगी, तो ये आइस शीट है, मतलब आइस शीट का मतलब है कि बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च लैब्स हैं, इंडिया की भी है, ठीक है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन, देखो ये अगली बात पे आई गया कि रिसर्च स्टेशन है, जैसे कि अंटार्कटिका इंडिया का भी है, देयर आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पर दो हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, जिनके नाम है रिसर्च स्टेशन के, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। लिथोस्फीयर की हमने पढ़ लिया, लिथोस्फीयर के बारे में क्या बताया इसने, लिथोस्फीयर के बारे में क्या बताया बताओ, कि सॉलिड पार्ट है और ये कॉन्टिनेंट्स है, ये ओशियंस है, ठीक है। ओशियंस की बात हम अभी यहाँ पर करने वाले हैं। वाटर ऑन अर्थ, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, मोर देन 71% जो है वो पानी से ढका हुआ है, 29% जो है वो लैंड है। अब 70 ये बना हुआ है क्या, हाँ, अरे ये तो और कुछ बना हुआ है, तो ये क्या कह रहा है कि 71% जो है वो वाटर है अर्थ पर, और जो 29% है वो लैंड है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स, अब हाइड्रोस्फीयर जो है वो हर एक की फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था लेकिन वो हर एक फॉर्म में है, एज रनिंग वाटर इन ओशियंस, रिवर्स, इन लेक्स, आइस, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइजेस द हाइड्रोस्फीयर। जो भी फॉर्म है हाइड्रोस्फीयर की, जो भी फॉर्म है पानी की, वो हाइड्रोस्फीयर में आती है, और कहीं भी पानी हो, चाहे लेक में हो, चाहे आइस में हो, या फिर अंडरग्राउंड वाटर हो, हर एक जो है वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। 97% जो है वो ओशियंस में होता है पानी। अब ये बोल रहे हो कि देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, 71% पानी है धरती पर, उसमें से जो 97 पानी है, 97% पानी जो है वो ओशियन में है, 97.5 इवन, ठीक है, इज फाउंड इन ओशियन, और जो कि साल्टी है और ह्यूमन यूज के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी एक टेक्निक बता देता हूँ, जो कई जो अरब के स्टेट्स कंट्रीज है ना, वो क्या कर रहे हैं ना, इसी पानी को है ना यूज कर रहे हैं पीने में, मशीन्स लगा रखी हैं जो साल्ट को रिमूव कर रही है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए था। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट, ग्लेशियर्स आर अंडर द ग्राउंड एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर जो है ना, फ्रेश वाटर कितना बचा हमारा 2.5%। अब 2.5% में से सबसे ज्यादा जो है ना वो आइस शीट में, ग्लेशियर्स में है, ठीक है, ठीक है, और फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत कम परसेंटेज में है। सो सेव वाटर सेव लाइफ। Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of life, water, shortage of water की shortage हो रही है, वाटर की shortage हो रही है, क्यों हो रही है? अब एक बात बताओ, पानी है, पानी है, पानी है, लेकिन पानी नहीं है, ठीक है। ब्लू प्लेनेट है, पानी का प्लेनेट है, लेकिन पानी की शॉर्टेज है, क्यों? क्योंकि वो फ्रेश वाटर नहीं है, वो साल्टी वाटर है, वो हम यूज नहीं कर पाते। क्या पता फ्यूचर में कुछ ऐसी सारी टेक्निक आ जाए जहां पर हम इस ओशन को एक बदल कर रख दें और यूज करने लग जाएं, तो वहां पर क्या पता शॉर्टेज ना हो। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे मैंने बताया। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, अब पानी पानी बहता रहता है, ठीक है, हमेशा। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर आर वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। अब 6th क्लास के बच्चे हो, फिर से वही बात बोलूँगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि टाइड्स क्या होती हैं, वेव्स क्या होती हैं। वेव्स ऐसे होती हैं तो टाइड्स भी ऐसे होती हैं, क्या होती हैं, कंफ्यूज मत होना। सिर्फ याद कर लो कि यहाँ पर जो है ना ओशंस के अंदर 3 मूवमेंट्स होती हैं,
वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। द 5 मेजर ओशियंस, अब 5 मेजर ओशियंस है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, साउथ सदर्न ओशन है और आर्कटिक ओशन है। सदर्न ओशन कौन सा बताओ? एंटार्क्टिक ओशन, एंटार्क्टिक वाला ओशन जो है उसका नाम होता है सदर्न ओशन। तो ये था ओशंस के बारे में। अब ओशंस के बारे में ही पढ़ लेते हैं। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन जो है सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। अब आपसे पूछ लेगा पेपर में कि सबसे बड़ा ओशन बताओ, तो सबसे बड़ा ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है। इट इज स्प्रेड 1/3 ऑफ द अर्थ। अब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा था, ऐसे ही पूछ सकता है सबसे बड़ा ओशन। मरीना ट्रेंच जो है वो इसी के अंदर लाई करती है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ऐसे ही है मोस्टली। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। अब ये वाले स्टेट्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट जो है वो ओशन, इस ओशन, ये वाला ओशन यहाँ पाया जाता है। अटलांटिक ओशन जो है वो ऐसे है, देखो ये नॉर्थ अमेरिका मान लो, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये हमारा अफ्रीका, तो ये एस शेप का है अटलांटिक ओशन, ठीक है। एस एस शेप बनती है। एग्जाम में पूछ सकता है कि एस शेप का ओशन कौन सा है, तो वो है हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो सेकंड लार्जेस्ट होता है, एस शेप का होता है। इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, वेस्ट, ये मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका, और ये इस शेप में पाया जाता है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड। This irregular and intended coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। देखो अगर मैं ये इंटेंडेड और ये इरेगुलर, मतलब बिजिएस्ट का समझाने लग जाऊँ ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सी एक बात है, करंट्स वगैरह का, ये जो ओशन है वो सबसे बिजी ओशन है। क्यों ओशन है? यहाँ पे यूरोप है, यूरोप वाले कितने अमीर हैं, ऐसे ही अमेरिका वाले अमीर हैं। लेकिन यहाँ पर साउथ, जो साउथ अफ्रीका है, जो या फिर अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ट्रेड होता है, ट्रेड होने के कारण यहाँ पर बोट चलेंगी, बोट चलेंगी, तो यही सबसे बिजी हो जाता है। सिंपल सा यही समझ लो फिलहाल के लिए, ठीक है। इंडियन ओशन की बात कर लें। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। अब कोई भी ओशन जो था अभी तक किसी कंट्री के नाम पे नहीं था। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक कोई कंट्री है नहीं। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक कोई कंट्री है नहीं। ऐसे ही इंडियन ओशन देखो अपनी कितनी चलती है, एक ओशन का नाम अपने देश पर रख रखा है। तो इंडियन ओशन जो है ना वो है इंडिया के नाम पर, लेकिन जो इंडिया का नहीं है पूरा, ये बात ध्यान रखना। इंडियन ओशन पूरा जो है वो इंडिया का नहीं है, ठीक है। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, ये मैंने बताया आपको। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, इस शेप का है। इस शेप का क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारा प्यारा भारत हो गया, ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी, और ये हमारा इंडियन ओशन, ऐसे, ठीक है। इन द नॉर्थ इट इज अबाउट बाउंड बाय एशिया, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर अफ्रीका हो गया, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत हो गया, तो ये ऐसे है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर शेप का है। फिर उसके नीचे आ जाते हैं फिर सदर्न ओशियन, ठीक है। द सदर्न ओशियन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंडेड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब जो है जैसे अंटार्कटिका है, यहाँ पर जो ये कॉन्टिनेंट है, ओशियन जो है, इसे सदर्न ओशियन बोलते हैं, ठीक है। अंटार्कटिक के जो सराउंड करता है। अब बात करते हैं आर्कटिक ओशियन, जो कि नॉर्थ में है, ऊपर वाले में। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, ऐसे ही आर्कटिक सर्कल है, उसको सराउंडेड करा हुआ है नॉर्थ पोल को। इट इज कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशियन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो आर्कटिक ओशियन है और पैसिफिक ओशियन है, उसमें एक छोटी सी पतली सी स्ट्रेच शैलो वाटर बॉडी, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, उस स्ट्रेट को क्या बोलते हैं, ठीक है। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। अब मैंने जैसे बताया था, मैप बनाया था, ये एशिया, ये यूरोप, और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पर जो है ना, ये क्या बोल रहा है, नॉर्थ कोस्ट और ये नॉर्थ कोस्ट, ये एशिया की, यूरेशिया क्या था, एशिया और यूरोप को मिला, तो यूरोप और एशिया और ये नॉर्थ, यहाँ पर हमारा आर्कटिक सर्कल है। अब बात करते हैं हम एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर क्या, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये हमारी प्यारी धरती, यहाँ पर एक गैस का गुब्बारा है, ये मान के चलो, ठीक है, बलून है, ठीक है। जिसको गुब्बारा नहीं समझ में आए, हमारी लोकल लैंग्वेज में तो यही बोलते हैं। अब ये एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। इस
अर्थ के सराउंडेड, जो हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है, अर्थ की यूवी रेडिएशन से, वो हम शायद आगे पढ़ेंगे। अरे ये आ गया, दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लेनेट। अब हमारी जो धरती है इसका इंपॉर्टेंट रोल है ये, क्यों है? क्योंकि जो बाहर की यूवी रेडिएशंस हैं या फिर जो मीटियोइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं जो धरती पर आते हैं, वो यहाँ पर बर्न हो जाते हैं। पढ़ा हुआ ना तुमने पिछली क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में ही। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। जो हार्मफुल इफेक्ट है ना, जिसे हम यूवी रेज बोलते हैं, ठीक है, उससे हमें बचाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। अब जो अर्थ का सरफेस है उससे 1600 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, लेकिन जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना पतला होता चला जाएगा। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर जो तुम्हें सांस मिल रहा है वो यहाँ पर भी सेम मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसके जो है ना, एक डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में है। सबसे जो नीचे वह है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। These layers starting from Earth's surface are called troposphere, ये मैंने आपको बता दिया। अब कंपोजिशन देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप टू 99%। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं मिला दूं तो 99% जो है ना वो ड्राई एयर, ठीक है, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं मिला देता हूं तो 99% जो है वो क्लीन एंड ड्राई एयर बनती है, जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन वो 21% है, और अदर गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, अदर्स कंप्राइजेज 1%। अब ये यहाँ पर एक मैं ग्राफ बना देता हूँ तुम्हारे लिए। ये नाइट्रोजन होगी जो 78% है, ये ऑक्सीजन होगी जो 21% है, और 1% बची ये अदर गैसेज में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब आती हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस में नाइट्रोजन यूज होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस नाइट्रोजन जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं बताओ, कौन करती है? प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन हेल्प करती है, ठीक है। और सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ जो इससे ग्रो होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट, इट इज इंपॉर्टेंट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय अर्थ thereby keeping the planet warm. It is also essential for growth of plants। जो CO2 है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पोल्यूशन के कारण हम CO2 और जो अदर गैसेज हैं वो इतनी ज़्यादा कर रहे हैं जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो CO2 है ना वो गर्म रखती है, हीट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हीट आ जाएगी और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, जिसके कारण हम सहन नहीं कर पाएंगे और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सिंपल, ये तुमसे अभी कोई नहीं पूछने वाला, सिंपल सिर्फ तुम लॉजिक्स को समझ लो, थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ा लो। अगर तुम्हें जानने की इच्छा अभी से स्टार्ट होगी ना क्लास 6 से ही, तो तुम बहुत जाकर जब बड़े हो जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा सब कुछ सीख लोगे। डेंसिटी वेरिएशन, और बड़े बच्चे देख रहे हो तो तुम मैच्योर हो ही। द डेंसिटी ऑफ अर्थ, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। मैंने जैसे बताया कि जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे, ऊपर चले जाओगे, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे वो पतला होता चला जाएगा। इट इज द मैक्सिमम एट सी लेवल, जैसे मैंने बताया नीचे सबसे ज्यादा होती है, जिस जैसे जैसे जाओगे वो पतला होता चला जाएगा। The climbers experience problem in breathing due to this decrease in the density of air. They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes। अब ये क्या बोल रहा है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे कि बचेंद्री पोल थे, ठीक है, और शेरपा थे, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे थे, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर पतला होगा, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर पतला होगा तो ऑक्सीजन भी कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। अब सांस लेने में दिक्कत होगी तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाएंगे। तो ये बात कह रहा है कि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर पतला होगा, वैसे वैसे ऑक्सीजन खत्म होगी, तो जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाने पड़ते हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन। अब टेम्परेचर और वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। अब जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है वो मेरे को ये बताएगा 1 डिग्री सेल्सियस कितने किलोमीटर में कम हो जाता है हम ऊपर जाएंगे तो, ठीक है। और क्लास 6 के स्टूडेंट्स ऐसे कर लो, ये क्वेश्चन बहुत टफ है तुम्हारे लिए, तुम मत देखना।
ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे पूछेगा नहीं लेकिन वहां की स्टडीज में है ये, ठीक है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी, जैसे कि आपको पता है कि पहाड़ों पर जो है ठंड होती है क्योंकि उनका लेवल सी लेवल ज्यादा होता है। द एटमोस्फेयर exerts pressure on earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. The atmosphere exert pressure on earth. अर्थ पर प्रेशर बनाता है, कुछ एरियाज में जो ज्यादा होता है वो कुछ एरियाज में कम होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। अब आपसे ना 6th क्लास वालों से क्वेश्चन पूछ लेंगे व्हाट इज विंड, तो ये डेफिनेशन तुम्हारे सामने है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। या फिर इतना ही बोल दो, मूविंग एयर इज नोन एज विंड, कि जो हवा बहती है उसे हम विंड बोलते हैं, ठीक है। और जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। अब बात करते हैं हम बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। जैसे कि ये हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फेयर का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है, जहां पर लाइफ सस्टेन करती है। ऑर्गेनिज्म इन बायोस्फीयर के बारे में बात करें, देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। अब हमारी प्यारी धरती पर बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं और ह्यूज एनिमल्स भी हैं, जैसे कि अमीबा है, बिल्कुल छोटा सा होता है, और उसके कंपैरिजन में हाथी देख लो, व्हेल देख लो, जो बहुत बड़े होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारी धरती पर छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं और बहुत बड़े मैमल्स भी हैं। All the living organisms include human are linked to each other and to the biosphere for survival. Simple. The organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom, animal kingdom, जो कि तुम 9th-10th क्लास में जो है बायोलॉजी में पढ़ोगे कि एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, मैमल्स क्या होते हैं, ये सब तुम आगे पढ़ने वाले हो। तो जो और ये क्लास 6 के स्टूडेंट्स सिर्फ सुन लो कि जो ऑर्गेनिज्म है जो बायोस्फीयर है उसमें डिवाइड होते हैं, ठीक है। Interaction and its impact. The three domains of Earth interact with each other and affect each other in some way to other. अब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर जब तीनों कंबाइन होते हैं, तीनों डोमेन्स जो हैं, बेसिकली इन्हें डोमेन्स बोलते हैं, ठीक है। एक चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ जो है ये डोमेन्स है। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिल अवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हम पेड़ जल्दी जल्दी काट लेंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चर के लिए या फिर लैंड क्लियर कर देंगे तो जो सोइल है उसका भी रिमूवल जल्दी होगा, ठीक है। जो पेड़ है ना वो सोइल को जकड़ के रखते हैं, ठीक है, तो वो फ्लो नहीं होने देते। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स। फॉर एग्जांपल, देयर कुड बी सबमर्ज ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड्स वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। क्या होता है कि अभी क्या बोल रहे हैं पता है, ये तीनों जो डोमेन्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, चैप्टर बड़ा हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम पेड़ काट दोगे ना तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस आ जाएगी, ठीक है, सुनामी भी आ सकती है, ठीक है। तो सुनामी आ जाएगी तो जो लैंड एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा, मतलब कि बाढ़ आ जाएगी और वो उसको कवर कर लेगी। तो जो अंडमान निकोबार और जो हमारे आइलैंड्स है ना वो ऐसे हैं सराउंडेड बाय वाटर। अब पानी आ गया तो वो डूब जाते हैं, तो कुछ पार्ट जो है वो डूब गए, ऐसे जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज, इट इज ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब देखो, जैसे मेरे को एक बात बताओ, पानी है उसको हम पोल्यूटेड कर देते हैं तो फिशेज हैं उस पर इंपैक्ट आता है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक डोमेन अलग अलग डोमेन को इंपैक्ट करता है, ये बात ये कहना चाहता है, ठीक है। अब बात करते हैं एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट पोल्यूट द एयर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमारी लगी फैक्ट्री, अब लिथोस्फेयर पे है वो, लेकिन उसका जो कचरा है वो रिवर में जा रहा है तो इसको पोल्यूट करेगी। ऐसे ही ये बात बोल रहा है कि इंडस्ट्रीज से जो या फिर थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, व्हीकल से जो निकलता है वो एयर को पोल्यूट करता है, ठीक है। जो धुआं निकलता है, धुआं, ठीक है। ये हमारी गाड़ी होगी लैम्बोर्गिनी, जो लैम्बोर्गिनी से धुआं निकलता है ना, लैम्बोर्गिनी से धुआं निकलता है, पता नहीं BMW से निकलता होगा, पता नहीं कौन से निकलता है, लेकिन हर एक से निकलता है, ठीक है। तो जो धुआं निकलता है व्हीकल से
वो एयर को पोल्यूट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2, ये मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाएगा, दिस की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। CO2 जो है वो गैस को या फिर हीट को एब्जॉर्ब करती है। CO2 बढ़ गई, हीट बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। There is thus a need to limit the use of resources of Earth to maintain balance of the life nature between the domains of lithosphere, atmosphere and hydrosphere। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेज है ना, उसको अच्छे से बैलेंस करके यूज करो, ताकि हम इसे पोल्यूट ना करें, इसे खराब ना करें, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनके लिए रिसोर्सेज बचा के रखो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपको क्या करना है, जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताओ, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।